गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम लोग आप लोगों के लिए चंपावत जिला लेके आए हैं और इससे संबंधित कुछ विशेष ज्ञानों को देखेंगे। तो आगामी जो परीक्षा है फॉरेस्ट गार्ड की है जुलाई में, उत्तराखंड एसआई, पटवारी और पुलिस के एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग लेके आ रहे हैं। तो आज आप लोग यहाँ पे देख ही रहे हो, यहाँ है ये चंपावत का मैप है। तो किसी भी ज़िले को जब हम पढ़ते हैं तो उस ज़िले को आप लोग सबसे पहले या तो विधानसभा क्षेत्र में विभाजित कर दीजिए, या उस ज़िले को तहसील में विभाजित कर दीजिए, या उस ज़िले में जो ब्लॉक है उसको आप मानचित्र के अकॉर्डिंग उसको बांट दें, तो उससे हमको ज़्यादा बेहतर फ़ायदा होता है। तो जब भी उत्तराखंड को पढ़ना होता है आप उसको ऐसे एक गाइड की तरह पढ़ें कि आप उन जगहों पर जा रहे हैं घूमने के लिए। अगर नहीं जा भी सकते हो तो कम से कम उसकी मैपिंग कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी हम किसी डिस्ट्रिक्ट को पढ़ते हैं तो सबसे मुख्य काम ये रहता है कि उस ज़िले से होके कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चंपावत में जो हमने यहाँ पर ब्लू लाइन से इंडिकेट कर रखा है ये नेशनल हाईवे नंबर 9 है। ये जो नेशनल हाईवे नंबर 9 है ये दिल्ली से निकलती है। दिल्ली से मुरादाबाद, रामपुर, उधम सिंह नगर, बनबसा होते हुए ये यहाँ पे टनकपुर, ठीक है, और टनकपुर से एक छोटा सा लिंक रोड पूर्णागिरि मंदिर की तरफ निकलता है। उसके बाद ये नेशनल हाईवे नंबर सूखी डांग की तरफ। तो सूखी डांग पे जब आप जाओगे तो आपके राइट हैंड की तरफ यहाँ पर श्यामला ताल है, करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटा सा लिंक रोड है। इस सूखी डांग के बाद हम सीधे निकलेंगे चंपावत, ठीक है, और इस चंपावत के बाद लोहा घाट, और लोहा घाट के बाद ये राष्ट्रीय मार्ग या नेशनल हाईवे 9 सीधे पिथौरागढ़ में पहुंचती है। तो पिथौरागढ़ में पहुंचने के बाद ये नेशनल हाईवे 9 तो सीधे पिथौरागढ़ में जाके खत्म हो जाती है, अर्थात दिल्ली से शुरू हुई और पिथौरागढ़ पे खत्म होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बस दिल्ली से पिथौरागढ़ आती है वो इसी नेशनल हाईवे 9 को फॉलो करते हुए पिथौरागढ़ तक पहुंचती है। तो पिथौरागढ़ से पहले यहाँ पे ये नेशनल हाईवे नंबर 309 ए में डिवाइड होके ये सीधे आपके रामेश्वर की तरफ, रामेश्वर से गंगोली हाट से बेरीनाग से फिर ये सीधे बागेश्वर की तरफ निकल जाती है। और बागेश्वर से यही नेशनल हाईवे 309 ए मुड़ के फिर सीधे अल्मोड़ा में आएगी, और अल्मोड़ा में आके ये नेशनल हाईवे नंबर 109 से मिल जाती है जो हल्द्वानी से रानीखेत की तरफ जाती है। तो ये नेशनल हाईवे नंबर 309 ए 109 से मिलके सीधे रानीखेत से सीधे रुद्रप्रयाग की तरफ जाके नेशनल हाईवे नंबर 7 पे मिल जाती है। ओके, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब हम चंपावत पहुंचते हैं और लोहा घाट पहुंचते हैं तो लोहा घाट से एक रास्ता पंचेश्वर डैम की तरफ जाता है। पंचेश्वर में, इसी पंचेश्वर में हम लोग जानते हैं यहाँ पे सरयू और काली नदी का संगम होता है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा डैम भी बन रहा है। और इसी पंचेश्वर में छामुख देवता का भी मंदिर है जिसको हम पशु रक्षक मानते हैं। बहुत से क्षेत्रीय लोग इसको भगवान शिव का प्रतीक भी मानते हैं कि जो इस क्षेत्र के क्षेत्रीय देवता है। उसके बाद हम इसी लोहा घाट से एक लिंक रोड एबट माउंट की तरफ भी जाता है। एबट माउंट के बारे में बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, ठीक है, और आजकल की ऐतिहासिक कथाएं भी इससे जुड़ी है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे इसी सीरीज में। इस लोहा घाट के उत्तर में ही एबट माउंट है। इसी एबट माउंट से लोहावती नदी निकलती है जो बाद में काली नदी से मिल जाएगी। तो इस लोहा घाट से एक लिंक रोड मोरी खान की तरफ जाता है। वहाँ पर रास्ते में हमको खेती खान का सूर्य मंदिर मिलता है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि खेती खान का सूर्य मंदिर कहाँ है। तो खेती खान का सूर्य मंदिर हमको यहाँ चंपावत में, वहाँ जाने के लिए या तो हम चंपावत से भी जा सकते हैं, लोहा घाट से भी जा सकते हैं, ठीक है। खेती खान सूर्य मंदिर से नीचे की तरफ यहाँ पर मायावती आश्रम है। मतलब मायावती आश्रम जो है चंपावत का जो नेशनल हाईवे है उस पर स्थित न होके नेशनल हाईवे से हटके है, जहाँ हम चंपावत से भी जा सकते हैं और लोहा घाट से भी जा सकते हैं। अगर हम चंपावत से जाएंगे तो सीधे मायावती आश्रम पहुँच जाएंगे, अगर लोहा घाट से जाएंगे तो रास्ते में खेती खान पड़ेगा, ठीक है। आगे जाके ये दोनों रोड एक हो जाती है और ये रोड पार्टी में आके खत्म हो जाती है। ये लिंक रोड है, ध्यान रखना है। जो नेशनल हाईवे है उसको मैंने ब्लू कलर से दिखा रखा है,
ठीक है। और जो लिंक रोड है उसको मैंने काले से दिखा रखा है। तो कहने का मतलब है कि पार्टी, हम लोग जानते हैं पार्टी में सिख धर्म के जो प्रथम गुरु थे, जिन्होंने सिख संप्रदाय को चलाया, तो सिख धर्म के प्रथम गुरु थे गुरु नानक। गुरु नानक के द्वारा इसी पार्टी में नाथ संप्रदाय के लोगों को दर्शन में, तर्क शास्त्र में कई विधाओं में पराजित किया गया था। और पराजित होने के पश्चात इस पार्टी से नाथ संप्रदाय के लोग भाग के लोहाघाट आ गए थे। और यहाँ पे गुरु नानक ने यहाँ पे एक गुरुद्वारा का निर्माण किया, जिसको आज हम वर्तमान में रीठा मीठा साहब के नाम से जानते हैं। तो आप कभी आपको जाना होगा रीठा मीठा साहब, तो रोड ये है, नेशनल हाईवे है। या तो आप चंपावत से ऐसे करके निकलिए, ये लोहाघाट से खेती खार के सूर्य मंदिर का दर्शन करते हुए। प्राचीन भारत में, पौराणिक भारत में शक्ति प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक स्तर पर या मानसिक स्तर पर शक्ति को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की पूजा की जाती थी, शक्ति की पूजा की जाती थी, काली और दुर्गा की, गणेश की पूजा की जाती थी, और जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में था सूर्य देवता की। तो सूर्य देवता की उपासना करके भी आदमी आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर एक ऊर्जा संग्रहित करता था। इसीलिए हम उत्तराखंड में कई जगहों पे देखते हैं कि सूर्य मंदिर है। उत्तराखंड में कुमाऊं में बहुत सारे सूर्य मंदिर हैं, गढ़वाल में भी सूर्य मंदिर है। तो ये एक तरफ से उस प्राचीन भारत का शक्ति प्राप्त करने का एक बहुत बेहतर माध्यम था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सभी जगह चले गए हैं लगभग, और कुछ बचा है नहीं। तो हम लोग अब चलते हैं, सीधे चंपावत की तरफ जाते हैं। चंपावत में है क्या, चंपावत के बाद हम इन सब स्पॉटों का अध्ययन करेंगे। अभी हम लोगों ने चंपावत से जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है उसको देखा। अब हम लोग सीधे चंपावत में आ गए हैं। ठीक है, अगर हम चंपावत को देखते हैं तो चंपावत कुमाऊं का पहला ऐतिहासिक नगर है। हम लोग जानते हैं कि चंपावत से ही जो चंद डायनेस्टी है, जो चंद वंश है, उसकी शुरुआत हुई थी। तो ये एक तरफ से यहाँ का पहला ऐतिहासिक नगर है। अगर हम पुराणों की बात करते हैं तो पुराणों में से एक पुराण है स्कंद पुराण। उस स्कंद पुराण में पूरे कुमाऊं और गढ़वाल का विस्तृत वर्णन है। उस स्कंद पुराण को हम दो भागों में बांटते हैं। केदार खंड में पूरे गढ़वाल का अध्ययन होता है और मानस खंड में पूरे कुमाऊं का। तो मानस खंड में इस चंपावत का भी बहुत ज़्यादा उल्लेख है, क्योंकि ये ऐतिहासिक नगर होने के साथ साथ एक धार्मिक नगर भी है। पौराणिक कथाएं कहती है कि जब भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए तो उन 10 अवतारों में से जो दूसरा अवतार था कुर्रम अवतार, वो कुर्रम अवतार इसी चंपावत के पूर्व में स्थित क्रांतेश्वर पर्वत पे हुआ था। ठीक है, तो जब ये कुर्रम अवतार हुआ तो इस क्षेत्र का नाम कुमू पड़ गया। पौराणिक कथाएं यही कहती है कि इस क्षेत्र का नाम, चंपावत का नाम कुमू पड़ने का रीजन वही है कि भगवान विष्णु के द्वारा इसी क्रांतेश्वर पर्वत पे कुर्रम अवतार लिया गया था। तो भगवान विष्णु के जो हम 10 अवतारों को देखते हैं तो इन 10 अवतारों की विस्तृत चर्चा महाभारत के शांति पर्व में है। तो वहाँ पर ये भगवान विष्णु के 10 महाअवतारों का वर्णन है। तो जो पहला अवतार है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार ये दिखाता है कि कोई पौराणिक कथा नहीं है। मत्स्य अवतार हमको ये दिखाता है कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी वो समुद्र में हुई थी, क्योंकि मछली जीव समुद्र में ही रहती है। उसके बाद भगवान विष्णु का कुर्रम अवतार हुआ, अर्थात इस पृथ्वी पे जो जीवन आया वो एक उभयचर के रूप में आया। जैसे कछुआ पानी में भी रहता है और स्थलखंड में भी रहता है। तो ये जो कुर्रम अवतार है ये जीवन के दूसरे चक्र को दिखाता है। इसी तरह भगवान विष्णु के जो 10 अवतार है वो मानव विकास के एक क्रम को दिखाते हैं। तो इसमें कोई वो धार्मिक वो वाली बात नहीं है। ये जो 10 अवतार है हमने बताया कि मानव इतिहास के या मानव जीवन के या मानव इतिहास के स्टेप बाय स्टेप क्रम को दिखाते हुए आगे चलता है। उसकी फिर हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहाँ आते हैं तो चंपावत के पूर्व में जो एक क्रांतेश्वर पर्वत है, इसी पर्वत पर भगवान विष्णु का कुर्रम अवतार हुआ था। इसीलिए इस क्षेत्र को हम कुमू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और मध्यकाल में फिर इसका और अलग नाम हो गया और आधुनिक समय में अलग नाम हो गया। तो इसी कुमू से कुर्मांचल बना। इसी कुमू से क्या बना? कुर्मांचल। तो जब हम कुर्मांचल शब्द को अलग डिवाइड करते हैं, उसका संधि विच्छेद करते हैं, तो कुर्रम प्लस अंचल आ जाता है। कुर्रम मतलब कछुआ, अंचल मतलब प्रदेश या क्षेत्र, अर्थात कछुए का क्षेत्र, अर्थात भगवान विष्णु के दूसरे अवतार का क्षेत्र। तो चंपावत को हम कई नामों से जानते हैं। कुमू के नाम से जानते हैं, कुमाऊं के नाम से जानते हैं, कुमू काली के नाम से जानते हैं,
कुर्मांचल के नाम से जानते हैं। तो इस नाम के पीछे एक पौराणिक कथा है, जो कथा हमने आपको बताया। तो चंपावत समुद्र तल से 1615 मीटर की ऊंचाई पर है, और इस चंपावत के बीचों बीच से नेशनल हाईवे नंबर 9 जाती है, जैसे कि जिसकी चर्चा हमने इससे पहले की थी। तो पहले इस चंपावत में एक चंपावती नदी बहती थी, जो वर्तमान में अब लुप्त तो होगी, शायद बरसाती नदी हो, ठीक है। तो इसी चंपावती नदी के तट पे एक बहुत बड़ा बालेश्वर मंदिर समूह है। इस बालेश्वर मंदिर समूह का आर्किटेक्ट बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अजंता की पहाड़ियों में, जैसे आप अजंता एलोरा देखोगे, अजंता एलोरा की गुफाओं में जिस तरह की नक्काशी की गई है, जिस तरह की चित्रकारी की गई है, सेम ऐसे चित्रकारी बालेश्वर मंदिर में भी है। इस बालेश्वर मंदिर समूह को हम 3 भागों में बांटते हैं। यहाँ पर एक चंपावती देवी का मंदिर है, एक रत्न देवल का मंदिर है, एक और मंदिर है भैरव का मंदिर, ठीक है। तो इन सब की कलाकृति बिल्कुल अजंता, जो अजंता में मंदिर है, जो अजंता का आर्किटेक्चर है, जो अजंता में जो पत्थरों पे जो मूर्तियां उत्कीर्ण की गई है, सेम ऐसे बालेश्वर मंदिर समूह का भी है। जब कभी आप बालेश्वर जाओगे तो आपको सीधे अजंता के चित्रों की याद आएगी, ठीक है। ऐसी नक्काशी और ऐसी कलाकारी इस बालेश्वर मंदिर समूह में है। तो यहाँ पर हम लोग एक बालेश्वर महादेव का मंदिर देखते हैं, चंपावती देवी का मंदिर, रत्न देवल का मंदिर। तो ये कॉमन मंदिर है, कोई खास मंदिर नहीं है, लेकिन जो बालेश्वर महादेव का मंदिर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बालेश्वर महादेव का मंदिर जो गर्भगृह है, उसका जो गर्भगृह है द्विपुरुष शैली में है। द्विपुरुष शैली का मतलब हुआ कि एक ऐसा मंदिर जिसमें जो मंदिर में जो मूर्ति है, जहाँ मंदिर में जो मूर्ति होती है उसको जहाँ प्रतिस्थापित किया जाता है, उसी को हम गर्भगृह कहते हैं। यहाँ पर 2 गर्भगृह, एक में कहा जाता है, पौराणिक कथा सुग्रीव जी के द्वारा पूजा होती थी, और दूसरे में बाली के द्वारा। तो ये जो बालेश्वर मंदिर समूह है, ये पर्टिकुलर जो बालेश्वर मंदिर है, ये द्विपुरुष शैली में निर्मित है, मतलब जिसमें 2 गर्भगृह है। ओके, तो इसके बाद हम लोग जानते हैं कि चंपावत से ही चंद्रवंशियों ने अपना शासन शुरू किया, ये लोग यहीं से आगे बढ़े, ठीक है। तो इस बालेश्वर मंदिर में इन लोगों के कई ताम्रपत्र मिलते हैं, कई शिलालेख मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं। तो जो बालेश्वर मंदिर है, इस बालेश्वर मंदिर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो अभय चंद का ताम्रपत्र, जो इस समय की जो यहाँ पर चंदों की ऐतिहासिकता को दिखाता है। उसके बाद ज्ञानचंद का ताम्रपत्र है, बास बहादुर का ताम्रपत्र है, जिन्होंने समय समय पर इस मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन, जीर्णोद्धार किया, इस मंदिर को और बेहतर बनाया, तथा इस मंदिर को क्षेत्रीय स्तर पे आगे लाने की कोशिश इन शासकों के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर जो बालेश्वर मंदिर समूह है, इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है, जो ये दिखाता है कि वास्तव में चंदों की जो शुरुआत हुई थी इसी क्षेत्र से हुई थी, क्योंकि यहाँ पर चंदों के ताम्रपत्र हैं। इतिहास में हम केवल कोरी कल्पना गप को शामिल नहीं करते हैं। इतिहास तभी लिखा जाता है जब पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य आपस में मैच करते हैं। तो साहित्य के संदर्भ में चंदों के हमारे पास बहुत सारे स्रोत हैं, और पुरातत्व के संदर्भ में हमारे पास इनके अभिलेख हैं, इनके ताम्रपत्र हैं, ठीक है। इनकी कई चीज़ें हैं जो चंदों की ऐतिहासिकता इसी नगर से शुरू हुई, इस बात की प्रमाणिकता देते हैं या इस बात का ठोस सबूत देते हैं। तो इसके बाद हम चंपावत के जब नॉर्थ में जाते हैं, तो इस चंपावत में कई अलग अलग क्षेत्र हैं, जिसको हम फिर और आगे पढ़ेंगे। इस चंपावत से आगे जाने पर लोहा घाट है, यहाँ पर एपर्ट माउंट दिखाया गया है। अभी चंपावत को हम और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, इस चंपावत को और ज़्यादा खोला जाएगा। तो चंपावत के पूर्व में क्रांतेश्वर महादेव का मंदिर हो गया, और इस बालेश्वर मंदिर समूह के बाद इसके पश्चिम में वहाँ पर हिंगलाज देवी का मंदिर है, हिंगला देवी का मंदिर है, जो कि एक शक्तिपीठ है। जैसे कि हम लोगों ने बताया कि क्रांतेश्वर, इसके आगे क्रांतेश्वर महादेव का मंदिर है पूर्व में, और पश्चिम में हिंगलाज देवी का मंदिर है, और उसके बीच में बालेश्वर मंदिर का समूह है। तो अगली वीडियो में हम लोग हिंगलाज देवी के मंदिर की चर्चा करेंगे, चंपावत के अगल बगल जो और धार्मिक स्थल है और जो टूरिस्ट प्लेस है उसकी विशद चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।